सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें आज हमें एक बेहद गंभीर विमर्श का हिस्सा बनना है। बेहद गंभीर इसलिए क्योंकि देश की सामाजिक समरसता एक बार फिर दांव पर लगने जा रही है। यह देश आज से तकरीबन 35-40 साल पहले मंडल बनाम कमंडल की आग में झुलसा था। मंडल कमीशन आया, उसने एक लंबे समय तक इस देश के सामाजिक वातावरण को खासा प्रभावित किया। कई छात्रों की असमय मौत का वो दौर साक्षी रहा। अब एक बार फिर कमोबेश वैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। आजादी के समय संकल्प था इस देश को लेकर कि हम जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद अमृतकाल की बेला में एक बार फिर जाति 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 का खेल फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है यूजीसी नया फरमान, भेदभाव पर समाधान। संदर्भ क्या है इसका? तो हालात काफी विकराल है। क्या भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अब ज्ञान के केंद्र के बजाय जातिगत संघर्ष के मैदान बनने वाले हैं? एक तरफ सरकार विकसित भारत 2047 का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 को लेकर देश भर में उबाल है। लोग इसे काला कानून तक कह रहे हैं। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर इस कानून के पीछे यूजीसी का तर्क क्या है और सवर्ण समाज के डर की वजह क्या है? पहले समझते हैं कि यूजीसी ने इस कानून में यह बदलाव क्यों किए। यूजीसी का कहना है कि उन्होंने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि भारत में लगभग 1153 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 48,000 से अधिक कॉलेज हैं। इनमें करीब 4 करोड़ 20 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 15% शेड्यूल कास्ट, 6% शेड्यूल ट्राइब और 37% ओबीसी वर्ग से आते हैं। यूजीसी का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में कैंपस के भीतर जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 25% की वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में ही जातिगत भेदभाव की पूरे देश से 300 से अधिक शिकायतें मिली। कितनी बड़ी संख्या है, 4 करोड़ 20 लाख छात्र और उसमें 300 शिकायतें। यूजीसी हिल गई, सरकार चिंतित हो गई और इस आधार पर यूजीसी ने इस तथाकथित जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 2012 के पुराने नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। वो जो नए नियम 13 जनवरी 2026 को नोटिफाइड हुए गजट में और 15 जनवरी 2026 से प्रभावित हुए हैं, उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं कि हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य सीट नहीं है। यानी फैसला करने वालों में आरोपी के वर्ग का कोई होगा ही नहीं। पुराने कानून में झूठी शिकायत पर सजा मिलती थी, नए एक्ट से यह डर हटा दिया गया है। मतलब अगर आपने किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करी, जो जांच में पाई गई आपकी शिकायत सही नहीं है, निराधार है, तो ऐसी शिकायत करने पर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस नए एक्ट में ऐसी व्यवस्था है। तो झूठी शिकायतों की तो बात आ जाएगी। सवर्ण समाज का व्यक्ति तो डर के साए में ही जिएगा, छात्र साए में ही जिएगा। और तीसरा यह कहा गया कि अब सिर्फ शारीरिक या सीधा अपमान ही नहीं, बल्कि एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट या क्लास में की गई टिप्पणी को भी उत्पीड़न मानकर कार्रवाई कर सकते हैं। तय बात है, इससे बवाल होना ही था। बवाल मचा हुआ है। जो अपर क्लास तथाकथित तौर पर कही जाती है, उसके अंदर बेचैनी है कि क्या मान लिया गया है कि इस देश में अब सवर्ण समाज को रहने जीने का अधिकार कोई सरकार नहीं सौंपेगी। 2011 में कांग्रेस की जो नेतृत्व की जो यूपीए सरकार थी, वो एक कानून लेकर आई थी दंगों के संदर्भ में। उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई दंगा होता है तो यह माना जाएगा कि दंगे के आरोपी बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक को हम उत्पीड़क के तौर पर देखेंगे। इसका उस समय अरुण जेटली जो भाजपा के बड़े नेता थे, पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये किस तरीके का काम कर रहे हो, घटना होने से पहले ही खुद से फैसला दे रहे हो कि अगर घटना हुई तो इसको हम आरोपी करार देंगे और इसको हम शोषक करार देंगे। वो कानून पास नहीं हो सका। पर जिस भाजपा ने 2011 में यूपीए सरकार के दौरान ऐसी सोच और ऐसे कानून का विरोध किया था,
उस भाजपा के सरकार के रहते हुए ये नियम प्रभावी हो गए। देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, आवाजें उनके कान तक जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। इस देश में पहले से इतने कानून हैं, उनके रहते हुए कितना गलत होता है वो क्या हमारी आंखों से नहीं दिखता? SC/ST कानून के दुरुपयोग को लेकर कितनी शिकायतें समय समय पर सामने आती हैं, और SC/ST के खिलाफ अगर आप कुछ गलत करते हैं तो देश में पहले ही इतने कठोर दंड का प्रावधान है, तो ऐसी नई व्यवस्था की जरूरत ही क्या? तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि दरअसल ये छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया कदम है कि ये नई किस्म की सियासत है, नए सिरे से वोटों की राजनीति है, और उसके चलते इस देश का सामाजिक समरसता को एक बार फिर दांव पर लगा देने की तैयारी है। विषय बहुत गंभीर है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। CB शर्मा जी हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा के लिए विशेष तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश हैं, शैक्षणिक क्षेत्र से आते हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डूटा के और प्रोफेसर हैं राजधानी कॉलेज दिल्ली के। एडवोकेट अभिषेक रावत हमारे साथ हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और साथ ही डॉक्टर AP सिंह, चर्चित अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम CB शर्मा साहब से करेंगे, इसलिए करेंगे कि शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है। एक शिक्षाविद जिसने अपना पूरा जीवन छात्रों के भविष्य को संवारने में लगाया है, वो इन नए प्रावधानों को लेकर कितना उत्साहित या कितना आशंकित है? शर्मा साहब। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हिमांशु जी कि आपने इस विषय पर चर्चा रखा है, और बहुत ही गंभीर विषय है। हम सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग आज बहुत ही चिंतित हैं। आपने विद्यार्थियों की तरफ से बहुत सारे प्रश्न उठाए कि विद्यार्थियों की क्या चिंता है। मैं कुछ प्रश्न शिक्षकों के तरफ से भी उठाना चाहूंगा। आपने कहा है इसके 7.A में कि हर शिक्षक को एक ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपने मान लिया कि आज तक हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, और अगर हम कर रहे थे तो अपने बच्चों को भेजा क्यों था मेरे पास पढ़ने? पढ़ा लीजिए अपने से। आपने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया, पूरे शिक्षा जगत में शिक्षकों के जो साख है उसको हिला दिया कि हमको यह लिख के देना पड़ेगा कि मैं विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर अगर आपके शिक्षक भेदभाव करते हैं तो वो शिक्षक की परिभाषा में नहीं आते हैं। दूसरी बात, आपने विश्वविद्यालयों में जो जिस तरह की कमिटी बनाने की बात की है, की हैं, मैंने वो रिपोर्ट लिया है हाथ में जिसके आधार पर आप ये ले रहे हैं जी। यही रिपोर्ट है जो रखा गया था, आप इसमें देख लीजिए। एक भी शिक्षाविद नहीं बैठा है। आप सारे मेंटल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट को बैठाए थे जो ये देखने के आदी रहे हैं कि किस तरह से पागलों को ट्रीट किया जाए, जिस तरह से कोई डिलिंक्वेंट को ट्रीट किया जाए, और वो पूरी कमेटी पढ़ लीजिए। इसमें करीब करीब 30 लोगों की एक कमेटी है, एक भी शिक्षाविद नहीं है। ये सब के सब साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि ऐसे संस्थाओं से आए हैं जो कि मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। आप काम करता है उसको रास्ते पर कैसे लाया जाए। आप अपनी संस्थाओं पर विश्वास करिए, आपकी संस्थाएं ठीक काम करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो आपने सही रेफरेंस लिया था 2012 के रेगुलेशन का, इसके आधार पर ठीक चल रहा था। आप बैठे बैठाए एक तमाशा खड़ा करा दिया यूनिवर्सिटीज में आज, और पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। ये काम UGC ने किया है। मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये सरकार ना तो इसको वापस लेने की स्थिति में है, ना इसके साथ आगे जाने की। पर मैं शर्मा साहब, इस फैसले को आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का फैसला मानेंगे या सरकार का फैसला मानेंगे? 1953 से स्थापित संस्था है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका काम है इस देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। उसके प्रति सरकार की गंभीरता यह है कि अप्रैल 2025 में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल हो गया खत्म। 2025 अप्रैल से देश के शिक्षा सचिव, मतलब केंद्र का जो शिक्षा महकमा है, जिसे पहले हम HRD मिनिस्ट्री के तौर पर जानते थे, उसके जो सचिव हैं, मतलब IAS अधिकारी, उनको ही आपने कार्यभार सौंप रखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का भी। अब आप ये बताएं शर्मा साहब, आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है,
जब देश का शिक्षा सचिव ही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है और फिर ये नोटिफिकेशन है, तो ये फैसला आयोग का है या सरकार का है? बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं कि ये फैसला आयोग का है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चार्ज एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में दिया गया है। इसके पहले नहीं हुआ है। बिल्कुल साफ था कि वो कोई ना कोई शिक्षाविद वहां बैठेगा और शिक्षाविद निर्णय लेगा। विनीत जोशी जी बड़े अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, महान व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं, लेकिन किसी भी ब्यूरोक्रेट को यह काम देना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। वो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है। शिक्षा के क्षेत्र में गंभीरता का ये स्तर है। मेरे साथ कानूनविद जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक समरसता के पक्षधर रही है, संघ से संरक्षण पाती है और साथ में बताती है कि संघ से हमें देश के निर्माण के संदर्भ में दिशा मिलती है। जो संघ ये दावा करता है कि हम जाति विहीन समाज में आस्था रखते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ये फैसला है। थोड़ा बताएंगे आलोक अवस्थी इस फैसले को लेकर, कितना सही कितना गलत? जी आलोक जी, आलोक जी आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे जरा। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी। देखिए डॉक्टर हिमांशु, इसके पूर्व में भी एससी एसटी एक्ट था जिसका भयंकर दुरुपयोग हुआ था समाज में। अगर किसी से किसी की लड़ाई थी, चाहे जमीन का मामला हो या कोई और मामला हो, तो वो किसी एससी एसटी के महिला को या ज्यादातर महिलाओं को पैसे वैसे देके केस करवा देता था। ये रात को मेरे घर में घुस गए, इन्होंने मुझे रेप कर दिया, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, सीधा उस आदमी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में अपने गांव के और उसके आसपास मैंने कितने ऐसे केस देखे जिसमें निर्दोष लोग बलिदान हो गए। 3-3 साल का जेल हुआ, 4-4 साल का जेल हुआ, कोई उसकी गलती नहीं थी। उसकी गलती यही थी कि एक एसटी की महिला ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया था। बाद में उसका शुद्धिकरण हुआ कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सही है या गलत है। सैकड़ों लोग उसमें गलत पाए गए। आज फिर से एक शैक्षणिक संस्थान में जिस तरीके का यह प्रावधान हमारी पार्टी के द्वारा लाया गया है, इससे बैठे बिठाए समाज में विध्वंस हो गया है, समाज में असमानता आ गई है, समाज में विरोध हो रहा है, समाज में टकराव हो रहा है। और किसी व्यक्ति ने अगर उसके ऊपर कोई लांछन लगा दिया तो उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी, कॉलेजें बंद हो जाएंगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। अब यह मान्य नहीं है किसी रूप में। मैं अपनी सरकार से आपके प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, इसका पुनर्निरीक्षण करें, चाहे आयोग ने इसको लागू किया हो या कोई भी, आप इसमें दखलंदाजी करें और इसको अविलंब, इसमें जो भी ऐसी त्रुटिपूर्ण चीजें हैं उसको विड्रॉ करें, तभी ये मान्य होगा, अन्यथा ये किसी कीमत पर मान्य नहीं होगा। तो आलोक बस जी तो अपने ही सरकार के रहते हुए भी खरी बात कह रहे हैं, बोले ये ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है, सामाजिक रूप से द्वेष पैदा कराने वाली घटना है। हमारे सरकार का फैसला है या आयोग का फैसला है, ये वापस होना चाहिए। हमारे डॉक्टर एपी सिंह जी काफी गुस्से में इस प्रावधानों को लेकर, थोड़ा उनसे समझते हैं, भावनाएं उबार मार रही हैं सिंह साहब आपकी, या वाकई इसके प्रावधान में कानूनी दृष्टि से भी खामियां हैं? भावनात्मक दृष्टि से आपको यह गलत लगता है या देश के संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिहाज से भी ये आपको आपत्तिजनक लगता है? थोड़ा आपसे रोशनी मिले। देखिए, यूजीसी के इस कानून के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आया, मैंने माना कि राजपूतों को अखिल भारतीय वैश्य समाज आया, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा आई, मैंने सोचा कि वैश्यों के लिए है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आई, मुझे लगा ब्राह्मणों को गलत लग रहा है। लेकिन अब जब भारतीय किसान यूनियन किसी जाति की नहीं है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह हमारी याचिका करता है, तब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया ये यूजीसी का नियम गैजेट वास्तव में असंवैधानिक है,
क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14, 16, 18, 20 और 21 का पूर्ण रूप से इसमें अवहेलना हो रही है। कारण, कोई कानून बनाती है संसद बनाती है, कोई कानून बनाता है लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है, तब हर व्यक्ति को लगता है, इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या लगता है उसे कि हमारा एमपी वहां बैठा था, पक्ष का बैठा था, विपक्ष का बैठा था। राजनीति होगी, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, लोग हारेंगे जीतेंगे, सरकार बनेगी टूटेंगी, गठबंधन होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे, सब कुछ हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आम बात है। लेकिन छात्रों को राजनीति में लाया गया, छात्रों पे आरोप लगाए गए। जो हमारे शिक्षक थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहा गया। आज उन गुरुओं को हमारे आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो अच्छा व्यवहार करेंगे। कैसा एफिडेविट? गुरु परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा रही है। कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपनी छात्रों के साथ, कोई अपनी छात्राओं के साथ कैसे गलत व्यवहार कर लेगा? आप उन्हें बाउंड कर रहे हैं, आप उन्हें अपमानित करा रहे हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं, आप उन्हें कागजी कानूनी भाषा से धमका रहे हैं, आप यूजीसी के गजट के द्वारा उनका अपमान कर रहे हैं। ये नहीं, शिक्षक ही दुनिया की ऐसी बड़ी ताकत है जो सड़क की तरह होता है, एक जगह पर बना रहता है, उस पर चलने वाला में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, कोई धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनता है, कोई डॉक्टर एपी सिंह बनता है, और कोई उस यूजीसी के गजट को बनाने वाले, साइन करने वाले बनते हैं, और उनके बच्चे विदेशों में। वो तो ठीक है सिंह साहब, इसमें गलत क्या है भाई? शिकायत करें तो शिकायत को समय रहते संज्ञान में लिया जाए, एक कमेटी हो, जो कमेटी निश्चित अवधि में उसका परीक्षण करके दोषी ठहराए। गलती क्या है इसमें? आपको आपत्ति किस बात की? थोड़ा इसके कानूनी पहलू को बताइए ना। भावनात्मक भाषण तो अलग चीज है, इसमें कानूनी दृष्टि से गलत क्या है? क्या शिकायत को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? क्या शिकायत के संदर्भ में एक कमेटी नहीं होनी चाहिए? कमेटी में क्या जो वर्ग अरसे से उपेक्षित रहा है, दलित रहा है, पीड़ित रहा है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? गलत क्या है? थोड़ा ये तो बताइए ना। देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद दलित समाज से थे। देश की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से। जाति की बात नहीं करता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, किसी जाति के नहीं होते, वो पूरे प्रदेश और पूरे देश के होते हैं। लेकिन आपने अगर जाति की बात की है, यूजीसी ने बात की है, तो बात दूर तलक जाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, क्या बचता है फिर? सवर्ण का क्या है? सवर्ण कहां जाए? सवर्ण को क्या अधिकार है? 78 साल से अगर कोई कमी नहीं थी विश्वविद्यालयों में, 78 साल से अच्छा चल रहा था, तो हमने विकास किया है या अपना विनाश किया है? हमने तरक्की की है या हमारे जीवन में रुकावट आई है? हमने क्या कमी रखी है? हमने क्या, हमारे याचिकाकर्ताओं ने कमी रखी? इस देश के जब किसान का बच्चा विदेशों में नहीं पढ़ने जाता है, वो यूनिवर्सिटी से निकल कॉलेज में जाएगा, डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, इसी यूजीसी के अंडर में पढ़ता है जाके, तो वो विदेशों में तो नहीं जाएगा, वो यही पढ़ाता है। और किसान की पाजेब, हाथ की चूड़ियां, मंगलसूत्र महिलाओं के बिक जाते हैं। सिंह साहब, मैं आपसे कानूनी पहलू जानना चाहता हूं। आप मुझे साहित्यिक भाषा में समझा रहे हो, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि इसमें कानूनी दृष्टि से ये चीज गलत है। थोड़ा मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मेरे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश हैं, शिक्षाविद हैं। आनंद प्रकाश जी, क्या आपका अपना निजी अनुभव यह है कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दलित वर्ग के छात्रों के साथ में, आदिवासी बच्चों के साथ में, और नए प्रावधान से ऐसा लगता है जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नई कैटेगरी आई है, उनके साथ बड़ा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है? इसलिए उसको ध्यान में लाने की जरूरत है, उस पर इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां बनाने की जरूरत है। बड़ा अत्याचार होता आ रहा है छात्रों के साथ में, इसलिए इस पर संज्ञान लेना जरूरी था। 4 करोड़ 20 लाख छात्र पढ़ते हैं, ऐसा यूजीसी का ही आंकड़ा है, और उसमें तकरीबन 300 की करीब शिकायतें साल भर में आई। बताइए कितना बड़ा मसला है ना। 4 करोड़ 20 लाख छात्र, उसमें 300 शिकायतें साल भर में। क्या कहते हो आप? यूजीसी ने क्या कमाल का काम किया है ना। जी डॉक्टर हिमांशु जी, अभी आपने बताया कि एक साल में 378 शिकायतें आई हैं जी। आज जो देश में बवाल मचा हुआ है, वो बवाल किस लिए मचा हुआ है, हमें जानने की जरूरत है जी। आखिर
देश में इतने सारे कानून बने हुए हैं, SC ST कानून था, बताया गया, अभी ओबीसी कमीशन भी बना, बताया गया था, लेकिन आज जो ये गजट आया है, इस गजट में एक चीज कर दी गई है कि टाइम बाउंड मैनर में सारी चीजें होंगी। मतलब 24, अगर कोई शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर शिकायत सुनी जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो चीज जो कहा जा रहा है कि झूठी शिकायत जी 378 शिकायतें हुई, उन शिकायतों में किस समिति ने यह कहा कि कौन सी शिकायत झूठी है? जी और इसमें इसका जो उद्देश्य है, जो गजट का उद्देश्य है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी, जी EWS कैटेगरी, PWD, महिलाओं के साथ उसके भेदभाव के उन्मूलन की बात यहां पर की जा रही है। विश्वविद्यालयों में इस तरह की समस्याएं होती रही हैं। ये जो गजट आया है किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का निर्णय नहीं है। जब केंद्र सरकार ने और UGC ने देखा कि इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, तो उस पर समिति का उन्होंने कमेटी बनाई। नहीं, आनंद प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूं ये कितनी बड़ी संख्या है। 4 करोड़ 20 लाख छात्र पूरे देश में और 320 शिकायतें या 378 शिकायतें साल भर में। आपके अनुसार बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ी शिकायतें। हमारे यहाँ एक थाना होता है ना, जिसकी कुल आबादी 50,000 को कैटर करता है, उसमें इससे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं साल भर के अंदर। तब तो कुछ नया संज्ञान नहीं ले लिया। ये इतना गंभीर मसला हो गया, एक। और दूसरा, आप इत्तेफाक रखते हो कि ये सारे वर्ग के लोग ही उत्पीड़न के शिकार होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो मजाल है कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। अगर कोई ठाकुर का बच्चा है, किसकी हिम्मत है कि उसकी तरफ आंख तरेर कर भी देख ली जाए? और किसी बनिया कम्युनिटी का व्यक्ति है, उससे कोई जना ऊंची आवाज में बात कर ले, इतनी हिम्मत किसी की हो सकती है क्या? यह धारणा है। अगर बदतमीजी होगी, अगर उत्पीड़न होगा, अगर परेशान किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? और कोई यादव है तो परेशान कर दिया जाएगा, कोई पटेल है तो परेशान कर दिया जाएगा, OBC, आदिवासी वर्ग के बच्चे शुरू का वजह। आपका जो शैक्षणिक क्षेत्र का अनुभव है, इसी से गुजरे हैं। कभी ब्राह्मण के बच्चे को किसी ने नहीं पीटा, कभी ठाकुर का बच्चा किसी से मार नहीं खाया, किसी बनिया के बच्चे से कभी किसी ने गाली गलौच नहीं की। इस तजुर्बे के साथ है ना आप? हिमांशु जी, आग लगी है तभी धुआं उठा है जी, ये ऐसे नहीं हुआ जी। मैं अपना अनुभव, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर आया हूं, UG PG PhD करके जी। तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर भेदभाव का सामना तो करना पड़ता है। उसका जो मेन कारण है कि विश्वविद्यालयों में आज भी लगभग 14%, 14% ही SC ST OBC के प्रोफेसर हैं। 86% जो संख्या है वो एक बहुत बड़े समाज की है। आज जो समस्या यहां खड़ी हुई है कि जो समिति बनी है, इक्विटी कमेटी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस इक्विटी कमेटी में पहला ही पॉइंट है कि उसका जिस भी संस्था की हम बात करेंगे, विश्वविद्यालय की, IIT, IIM या कॉलेज की, तो संस्था का जो हेड होगा, बहुत ही कम ऐसे संस्थान है जहां पर SC ST OBC के वाइस चांसलर हैं या प्रिंसिपल हैं। तो संस्था का हेड तो सवर्ण समाज से ही है, लेकिन वहां समस्या ये आ रही कि जो 5 मेंबर्स हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ इस तरह के भेदभाव हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। अब किसी समिति में जब निर्णय लिया जाता है तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अब जब उनकी संख्या वहां ज्यादा हो रही तो समस्या इस बात से है कि सत्ता डगमगा रही है। देखिए, जो समितियों ने निर्णय लिया है, समितियों ने पाया कि वाइवा में, थीसिस के मूल्यांकन में, प्रैक्टिकल के नंबर्स में जातिगत भेदभाव करते हुए मूल्यांकन किया जाता है। तभी ये 378 शिकायतें दर्ज हुई हैं, ऐसे शिकायतें नहीं दर्ज हुई हैं। लोग ये कहते आनंद प्रकाश जी, मतलब आप अभी भी इस बात पर कायम हो कि 4 करोड़ 20 लाख बच्चों में
378 शिकायतें होना बहुत ही गंभीर मसला है। कमाल हो गया। थोड़ा प्रतिशत की शक्ल में बताएंगे आप, कितना आंकड़ा होता है ये? 4 करोड़ 20 लाख बच्चों में 378 शिकायत होना। दिल्ली देश की राजधानी है। विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एक बच्चा शिकायत करता है और बताता है कि मेरे साथ इस तरह की का भेदभाव हुआ। प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत होती है। वो SC/ST कमीशन में भी जाता है। लगभग 1.5 से 2 साल बीत गए, उस बच्चे के साथ आज भी न्याय नहीं हुआ। बच्चा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का भेदभाव होगा, लोग क्या भेदभाव है? आनंद प्रकाश जी, थोड़ा आपसे विस्तार से बात करते हैं। आप तो शिक्षाविद हैं। मेडिकल के PG की परीक्षा में 0 नंबर पर भी एडमिशन तक के रास्ते खोले जा रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए। 0 नंबर पर कहां ले जाना चाहते हो देश को? जाति के नाम पर। जिनके हाथ में आने वाले समय में मरीजों की जान रहेगी, 0 नंबर पर एडमिशन लेना चाहते हो और इसके बाद में भेदभाव की बात कर रहे हो। मतलब योग्यता, क्षमता, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। केवल देखा जाए कोई भी अफसर के संदर्भ में तो केवल जाति देखी जाए। इस देश के संदर्भ में केवल जाति ही पद पर आने का माध्यम रहे। योग्यता, क्षमता के कोई पैमाने जो होते आए हैं कि भाई कम से कम पासिंग मार्क्स 33% या 40% रहे, आप उसके हिमायती नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कभी कोई ठाकुर का बच्चा कॉलेज में नहीं पिटता। आप इस बात को अपने अनुभव में जानते हैं कि कभी किसी वणिक समुदाय के बच्चे को किसी ने दुर्व्यवहार किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इसी अनुभव से गुजरे हैं ना? ऐसा मैं नहीं कहता कि एकदम नहीं होता है जी, लेकिन यहाँ ये चीज जानने की जरूरत है कि एक पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन लर्नर पढ़ने लिखने के लिए विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर। और जिस आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल में वहां एंट्रेंस एग्जाम है। उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके कोई MD या MS की डिग्री तुरंत नहीं ले लेगा। वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। वहां पर कुछ वो कमेटी ने निर्णय लिया है, कुछ चीजें देख करके, पिछले कुछ सालों का देख करके उन्होंने निर्णय लिया होगा। लेकिन जिस योग्यता की आप बात कर रहे हैं, यहां योग्यता रखते हुए विश्वविद्यालयों में लगभग 300-400 पोस्टों को, SC/ST OBC की पोस्टों को NFS कर दिया गया। PhD करने वाले लोग और API स्कोर टॉप 10 में आने वाले लोगों को NFS कर दिया गया। यह कह दिया गया कि आप बिल्कुल इस पोस्ट के लायक ही नहीं हैं। अगर वो इस पोस्ट के लायक नहीं है तो उनके पास इतने नंबर कहां से आ गए? PhD की डिग्री उनको कहां से मिल गई? इंटरनेशनल जर्नल में उनके पेपर कैसे पब्लिश हो गए? और किस तरह से API एंट्रेंस एग्जाम में 0 नंबर आ रहा है, उसमें डॉक्टर आनंद प्रकाश को दिक्कत नहीं है। बोले वो तो एंट्रेंस एग्जाम है ना, बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या कहते हैं आलोक वत्स साहब? इस नजरिए के साथ देश में देखा जा रहा है कि आप नहीं मानते कि हम सामाजिक विभाजन के कगार पर पहुंच रहे हैं? सबसे पहले देश तो देश उम्मीद किससे करे? 2011 में कांग्रेस ने तो चाहा ही था, जो बिल लेकर आए थे दंगों के संदर्भ में, कि अगर दंगे हुए तो अल्पसंख्यक को हम शोषित मानेंगे और बहुसंख्यक को शोषक मानेंगे। आप भी वैसे ही ला दिए। अगर छात्रों के बीच में कोई झगड़ा है तो अगर वो छात्र पिछड़े वर्ग का है तो वो उत्पीड़ित माना जाएगा, और सामान्य वर्ग का छात्र है वो उत्पीड़न करने वाला माना जाएगा। क्या कहते हो आप? देखिए, मैं डॉक्टर आनंद से पूछना चाहता हूं कि जो SC/ST एक्ट में जो स्वर्ण प्रताड़ित किए जाते थे और प्रताड़ित हुए, जेल गए, सजा काटी बगैर किसी कसूर के, वो कैसी प्रताड़ना थी और किस वर्ग के द्वारा की जाती थी? जरा इसका जवाब दे दें। दूसरी बात कि शैक्षणिक संस्थानों में और देश को आगे बढ़ाने में प्रबुद्ध, गतिशील, तेजमान लोगों का कार्य होना चाहिए, या जो कि कुछ भी नंबर ला, IAS में 45% पे IAS हो गए और 90% वाला रोड पे घूम रहा है डिग्री लेके, उससे देश का भला होगा? अगर नासा में क्या इस तरीके के लोग जाके काम करेंगे? क्या देश के
अन्य स्थानों पर जाके अगर शैक्षणिक संस्थान में भी जाते हैं तो ये क्या पढ़ाएंगे जो किसी तरीके से घिस पीट के डिग्री ले लिए हैं। आप देश को ले जाना कहां चाहते हैं। और गए वो दिन राजा महाराजाओं और जमींदारी प्रथा की, वो सब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हो गए हैं। अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है समाज में और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरीके का कार्यविधि कर ले किसी भी व्यक्ति के साथ। जो अन्य मैंने गांव में देखा है, जो निम्न लोग हैं, जो मुखिया बनते हैं, जो सरपंच बनते हैं, उनको आदर के साथ हम अपने कुर्सी पे बगल में बैठा के मुखिया जी कह के, सरपंच साहब कह के संबोधित करते हैं। चाहे हम ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, हम उनको ये नहीं कहते कि नीचे बैठ जाओ, और वो बैठेगा भी नहीं। अब समाज काफी ऊपर जा चुका है इन मामलों में, समाज काफी बदल चुका है, ये कहना है आलोक वत्स जी का। मुझे आना है डॉक्टर एपी सिंह के पास, लेकिन मैं एक बार फिर आना चाहता हूं डॉक्टर आनंद प्रकाश जी के पास, क्योंकि उनके साथ हमारा विमर्श चल रहा है। समझे तो सही कि वह वर्ग सोचता क्या है, समझता क्या है। कुछ न्याय के प्रति भी आपका आग्रह है डॉक्टर आनंद प्रकाश। शिकायत हुई, शिकायत को संज्ञान में तुरंत लिया जाए, 2 महीने में उसके संदर्भ में जांच कंप्लीट की जाए, अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी बात है, न्याय ऐसे ही होना चाहिए, तुरंत न्याय होना ही चाहिए। न्याय विलंब से होना भी अपने आप में अन्याय है, हम इसके भी हामी हैं। पर अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें तो ये प्रावधान ही नहीं किया गया। जिसका मन आए, आपको नंबर ज्यादा नहीं आए, कह दो टीचर ने जो है हमारे साथ दुराग्रह किया, मेरी जाति ये है इसलिए मुझे नंबर नहीं दिए। अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बेकसूर बताता रहे। और शिकायत अगर झूठी पाई भी जाए तो अभी झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो मर्जी आए वैसी शिकायत करो। क्या कहते हो आनंद भाई, यही न्याय होना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए देश को? मैं आपकी बात से सहमत हूं। देश में बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जहां पर झूठी शिकायतें होती रहती हैं। क्या उस कानून को बदल दिया गया? और जो कमेटी, अगर शिकायतें झूठी हैं, कुछ समस्या है, तो जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी वो निर्णय लेगी, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगने देगी कि उसको उस पर झूठा आरोप लगा करके उसको सजा दे दी जाएगी। आखिर हमें अपने न्याय पे तो कहीं ना कहीं भरोसा रखना होगा। लेकिन इस एक्ट में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि झूठी शिकायत के संदर्भ में कोई कार्रवाई की जाएगी। 2012 में तो झूठी शिकायत में दंड का प्रावधान था, पर 2026 13 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें झूठी शिकायत में कार्रवाई के प्रावधान को तो विलोपित कर दिया गया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश, क्या कहते हो आप? अरे बहुत सारे कानून हैं, महिला सुरक्षा कानून, श्रम कानून, आरटीआई एक्ट, जहां पर लोग फर्जी शिकायतें करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसका क्या होता है? कॉलेजों में आईसीसी कंप्लेन कमेटी बनी हुई है, सभी संस्थानों में बनी हुई है। अगर इस तरह की शिकायतें होती हैं तो या तो फिर हम जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। हर चीज के दोनों पहलू हैं, हर चीज के दोनों पहलू की क्या बात है? आप नहीं मानते कि इसमें सुधार होना चाहिए? और अगर शिकायतें झूठी पाई जाएं, इरादतन झूठी शिकायत का दोषी पाया जाए तो उसके संदर्भ में कार्रवाई का भी प्रावधान नोटिफिकेशन में आना चाहिए। ये नोटिफिकेशन सुधरना चाहिए, इस नोटिफिकेशन में सुधार होना चाहिए। क्या डॉक्टर आनंद प्रकाश इसकी हिमायत करेंगे? होना चाहिए इस चीज में कि शिकायत अगर झूठी हो, लेकिन हमें अपनी कमेटी पर भी तो भरोसा रखना चाहिए। जो 2012 की बात आप कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूं, वो पॉइंट होना चाहिए। अगर आज ये रेगुलेशन आया है, इस रेगुलेशन में हम ये कह रहे हैं कि उन कमेटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कमेटी ये निर्णय लेकर के आई हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं इस पर एक सुधार की जरूरत। तो आप इसमें ये हिमायत नहीं करेंगे कि जैसे अनिवार्यता आपने की है कि भाई एससी का व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में, एसटी का व्यक्ति होना चाहिए, ओबीसी का व्यक्ति होना चाहिए, वैसे ही इस कमेटी में अनिवार्यता सामान्य वर्ग के भी 2 या 3 लोग होने ही चाहिए? क्या आपको नहीं लगता अगर यह प्रावधान किया होता तो ये बवाल नहीं मचता? भाई समाज तो सबसे मिलकर बनता है ना, देश सबसे मिलकर बनता है। आपने आधी आबादी को तो कर दिया कटघरे में खड़ा, वो आधी आबादी के संरक्षण की बात करने लगे। ठीक है आनंद जी? हिमांशु जी, 9 सदस्यीय कमेटी है जी। जो 9 सदस्यीय कमेटी है उसमें से 5 लोग ही ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन जी।
आप सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, वीमेन रिप्रेजेंटेशन जिस जो है वो उसको आप कैसे जस्टिफाई करें कि वो ओबीसी एससी एसटी है? वीमेन रिप्रेजेंटेशन तो सवर्ण समाज से हो सकता है। और आज के समय में सिर्फ अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ज्यादातर विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर किस समाज से आ रहे हैं? आप ये देखिए, कॉलेज में प्रिंसिपल किस समाज से आ रहे हैं? वो जो इसमें बात की गई है कि एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन जो होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, वो तो उस सवर्ण समाज से है। बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे आपको। और चार पोस्ट अभी भी रह जा रहे हैं कमेटी में। 5 सदस्य इस समाज से आने के बाद ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीमेन, 4 सदस्य ऐसे रहेंगे जिनका उन सदस्यों के का नॉमिनेशन। अच्छा, एक बात बताओ आनंद प्रकाश जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हो कि जो एससी एसटी समुदाय है उसका उत्पीड़न सवर्ण वर्ग के द्वारा होता है? ये जिन्होंने अपने आप को ओबीसी के अंदर लिया राजनीतिक कारणों से, उनके संदर्भ में आपका तजुर्बा क्या है? वो बड़े उदारवादी स्वरूप के लोग हैं, उन्होंने किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का कभी उत्पीड़न नहीं किया। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ओबीसी वर्ग का व्यक्ति बड़ा प्रताड़ित रहता है, भले ही वो कई दशकों से कई राज्यों के मुख्यमंत्री या बड़े बड़े पदों पर हों, बड़े बड़े स्थानों पर। इसके संदर्भ में क्या कहते हो डॉक्टर आनंद प्रकाश आप? देखिए सर, भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो एसटी समाज से हो, एसटी समाज से हो, ओबीसी समाज से हो या जनरल कैटेगरी से हो। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ओबीसी के साथ एससी वाला सिर्फ ओबीसी के साथ भेदभाव करेगा, या एसटी वाला सिर्फ ओबीसी के साथ भेदभाव करेगा, या जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करेगा। ये सबकी अपनी अपनी सोच और मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर ये सोच ना आई होती तो द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा होता। अगर ये जो समितियों ने जांच में पाया कि थीसिस के मूल्यांकन में, प्रैक्टिकल के मार्क्स में या वाइवा में हम सभी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं जिनके दिमाग में ये विचारधारा बनी हुई है। उनको अपनी मठाधीशी, अपनी सत्ता, अपनी प्रभु सत्ता का वो दिखाना है कि हम बैठे हैं। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा बढ़ के आगे आकर के एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, मैं सवर्ण समाज की बात कर रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके हित के लिए काम करते हैं। विश्वविद्यालयों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी पीछे 200 पॉइंट रोस्टर की बात हुई तो उस पर वो आगे बढ़ चढ़कर आगे आए। बहुत से ऐसे लोग हैं। कुल मिलाकर आनंद प्रकाश जी की बात अभी मेरी समझ से परे है, इसलिए कि यहाँ छात्रों के संदर्भ में भविष्य दांव पर लगने की तैयारी है। जिस छात्र का मन अपने साथी छात्र से खराब हो जाए उसे अब केवल एक शिकायत देनी है और उसके बाद उसका काम लगने की पूरी तैयारी है। क्या कहते हैं, कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा या सरकार के स्तर पर भी कोई समाधान की उम्मीद, आलोक प्रस्ताव हम कर सकते हैं? सरकार तक ये भावना पहुंच रही है? सरकार देख रही है कि देश भर में किस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग कितने आशंकित और आतंकित हो गए इन नए प्रावधानों से? बच्चों की बेचैनी क्या सरकार के कानों तक जा रही है? देखिए, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश जी की बातों से दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे यही नहीं पता लग रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये क्या डिराइव करना चाहते हैं। अभी शिक्षा पे आई है, कल को खेल कूद में भी आएगी। तो जो आदमी दौड़ जाएगा सबसे आगे, एसटी एससी वाला या ओबीसी वाला कह देगा ये तो गलत दौड़ गया, इसने कुछ गोलियां खा ली थी इसलिए तेज दौड़ गया, तो उसको भी आप उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए। फिर विदेशों में आप जाइए, ओलंपिक में भाग लीजिए, वही लोग जाएंगे। असल तो दौड़ में जीतने वाला मैं था। क्या करना चाह रहे हैं आप? कलम में उस जिसकी ताकत होगी वो आगे जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप जबरदस्ती किसी को थोप के नहीं ला सकते। और जो कमेटी बनी है जिसमें 5 आदमी का जिक्र आपने किया है कि उस वर्ग से आते हैं, वो तो मेजोरिटी में आ गए। 9 में 5 अगर एक तरफ हो जाएंगे तो उनकी रूलिंग आ जाएगी। और इस कमेटी में आपने किसी स्वर्ण को तो जगह ही नहीं दी है। किसी सवर्ण की जगह के संदर्भ में अनिवार्यता नहीं है। अगर 4 बचे हुए हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही लिया जाएगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। आप ओबीसी के और व्यक्ति शामिल कर सकते हैं, आप एसटी के और व्यक्ति शामिल कर सकते हैं,
आप और एससी के व्यक्ति शामिल करते हैं। इसीलिए तो सवर्ण समाज के अंदर ये बेचैनी आई है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के नतीजे पर पहुंचे तो हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये कहता है कि ये बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया गया है। सरकार ने समय रहते अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया तो एक सामाजिक खाई फिर से बढ़ने का खतरा पैदा होने जा रहा है। वो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जो अपना भविष्य गढ़ने के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल होते हैं, उनको इस प्रकार के दुराग्रहपूर्ण व्यवस्था के हवाले असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार खुद इस विषय पर संज्ञान में लेते हुए संशोधित कदम उठाएगी, शिक्षाविदों को बैठाकर उन नियमों को तैयार करेगी जो छात्रों के हित में हो, या कुछ राजनेता या जैसा हमारे साथ शर्मा जी बोल रहे थे कि कुछ साइकेट्रिस्ट बैठ गए, मनोरोगी उनका इलाज करने वाले, और उनके फैसले को इस तरीके से जबरिया लागू किया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया तो बेहतर, अन्यथा अदालत के दरवाजे तो खटखटाए जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत तो समय रहते इसमें कोई ना कोई कदम जरूर ऐसा उठाएगी जो सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाला होगा। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।